नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेडू एजुकेशन पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सामान्य अध्ययन के पीवाईक्यू को हल करने वाले हैं, जो आपके 2026 में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में जो जीएस वाला सेक्शन है उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके पहले हमने 2025 और 2024 का ऑलरेडी करा लिया है जीएस सेक्शन। हाँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बीएड में एंट्रेंस एग्जाम होता है, बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें जो प्रश्न पत्र आपको मिलता है उसमें 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। आप चाहे कला वर्ग से हो, आप चाहे विज्ञान, कॉमर्स, वाणिज्य, किसी भी वर्ग से हो, आपको जीएस करना ही होता है। तो उस जीएस सेक्शन वाले के 2025-2024 का पीवाईक्यू हमने हल करा लिया है। 2023 का भी हमने 2 वीडियो दे दिया है 15-15 क्वेश्चन का। आज का ये 2023 का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। 50 ही क्वेश्चन आते हैं जीएस के और 50 क्वेश्चन फिर भाषा के आते हैं। इस तरीके से आपका होता है। और फिर 50 क्वेश्चन आप उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से आप संबंधित हों। जैसे कि कला वर्ग से हैं तो कला वर्ग का आता है, साइंस वाले हैं तो साइंस का आता है। तो जिसका जो सब्जेक्ट हो उस हिसाब से उसको देने पड़ते हैं। तो चलते हैं हम अब अपने वीडियो की तरफ। और हाँ, इसके पहले यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। तो हम अब तक क्वेश्चन नंबर 30 तक देख लिया है कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। ठीक, आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से यह वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो कैसी लगती है आपको ये जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ये लगातार तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 5 जून, जब 1975 में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी प्रथम प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम कन्वेंशन में किया गया था, तो तभी से 5 जून को विश्व पर्यावरण मनाया जाता है। आप सबको ये पता है, तो इसको डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं 32 की ओर। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन किस विटामिन से जमता है? आप देखते हैं किसका, आपको कभी चोट लगी होगी तो कुछ देर बाद वहां पर एक पपड़ी नुमा संरचना बन जाती है, वही है थक्का, रक्त का थक्का। ठीक, उसको खुजलाने में बड़ा मजा आता है। ये हम सब करते हैं, तो खुजलाना नहीं चाहिए हालांकि, क्योंकि वो क्लॉटिंग है जो ब्लड को और ज्यादा बहने से रोकता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? विटामिन, ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, बी विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर सी ई, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। ठीक, विटामिन के जो होता है वो क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, ब्लड थक्का बनाता है। इधर देखते हैं हम, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से जमता है। विटामिन के का स्रोत टमाटर तथा हरी सब्जियां हैं। ठीक, विटामिन के का स्रोत जो है वो टमाटर तथा हरी सब्जियां हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग रिकेट्स होता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो कुछ दिए गए हैं, क्योंकि इस बार विटामिन के पूछा है, हो सकता है विटामिन ई पूछ ले, या विटामिन डी पूछ ले, या कोई रोग पूछ ले, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक, या ये रोग है तो कौन सा विटामिन कमी है, तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसका अच्छा स्रोत मछली युक्त तेल। ठीक, और मछली युक्त तेल, या कह सकते हैं तेल युक्त मछली तो ज़्यादा बढ़िया है, कुल मिला के मछली। ठीक, दूध, अंडा इसका अच्छा स्रोत होता है विटामिन डी का। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन डी का सुबह की धूप। आप सुबह धूप में आप कुछ देर रहते हैं तो आपको विटामिन डी बड़े आराम से मिल जाता है, पर्याप्त मात्रा में। विटामिन ई की कमी से जलन एवं शक्ति होती है, शक्ति कमजोर हो जाती है। पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं व वनस्पति तेल इत्यादि जो है विटामिन ई से पर्याप्त होता है। वैसे विटामिन ई से जो है ग्लो भी आता है काफी चेहरे पर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हाँ, स्कर्वी रोग को समुद्री रोग भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। होता क्या था कि पहले के ज़माने में जब समुद्र में बहुत लंबे समय तक यात्रा किया जाता था नाविकों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी
क्योंकि साथ में कोई टैबलेट तो लिए नहीं, कि कोई दवा तो लिए नहीं है, तो दातून वगैरह या मंजन वगैरह तो करते नहीं थे। तो विटामिन सी की बहुत कमी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा कमी हो जाते थे, तो मसूड़े फूल जाते थे उनके और ब्लड आने लगते थे मसूड़ों से। तो इसीलिए इसे समुद्री रोग भी कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े का फूलना रोग होता है। ये सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है इसका? खट्टी चीज़ें, खट्टी चीज़ें इसके स्रोत होती है, जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर इत्यादि जो हैं, ये इसके अच्छे स्रोत है किसके? विटामिन सी के। क्वेश्चन नंबर 33, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है? कहने का तात्पर्य प्रति हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी। तो कहने का मतलब लिंगानुपात हमारे यहाँ कितना था? 940। ठीक, वैसे अब 2027 में नई जनगणना होगी तो नया डाटा आ जाएगा, लेकिन अभी तक 2011 का ही हम लोग पढ़ रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की स्त्री पुरुषों का अनुपात 243 था, तो 943 था, तथा बच्चों के लिए स्त्री पुरुष का अनुपात 919 था बच्चों में। ठीक, 919 था। 2001 की जनगणना में स्त्री पुरुष का अनुपात 933 था। तो कितना था? 943 है एक्चुअल अनुपात, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया गया है तो नियर अबाउट हम लोग मान लेते हैं 940। लेकिन आपको जब भी 943 दिखेगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको 943 ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। आप अगर अनपढ़ व्यक्तियों की बात जैसे ही आपके मुंह से निकलेगी, स्वतः ही आप बिहार का नाम लेंगे। ये मतलब दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर सच्चाई यही है कि जब भी अनपढ़ होने का तात्पर्य है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाओ, आप देखो बिहारी शब्द का प्रयोग करना ही एक गाली के रूप में देखा जाता है। एक गाली के रूप, बुरा लगता है तो लगना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग ऐसी ऐसी सरकारों को चुनते हैं जो जानबूझकर वहाँ डेवलपमेंट ना करे। तो बिहार, इसका सही आंसर क्या है? सबसे निरक्षर राज्य जो था वो बिहार था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निरक्षरता वाला राज्य बिहार है, 61.8%। सोच रहे हैं ये कितना कम है? अरुणाचल प्रदेश में 65%, राजस्थान में 66%, झारखंड में 66%। ठीक, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 67%। बहुत कम है, ये सब बहुत कम है। वैसे हमें बताइएगा कि भारत का जो है वो साक्षरता कितनी थी, साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर थी पुस्तक जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक, हमारे मिसाइल मैन। विजन 2020 तथा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम थे। अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक थे। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक लेक्चर देते समय इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, एक चीज और बताइएगा कि कहाँ पैदा हुए थे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद और मुंडकोपनिषद। ठीक, कई सारे उपनिषद है ना, तो उनमें से एक है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। यह भारत का आदर्श वाक्य है। आप देख रहे हैं ना, भारत का जो हमारा प्रतीक होता है उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ये आदर्श वाक्य है हमारे भारत का। ठीक, ये मंडुको उपनिषद से लिया गया था। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ वाराणसी अशोक स्तंभ से लिया गया था, ये सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर दास की समाधि स्थल है। संत कबीर दास की समाधि स्थल कहाँ पे है? कुशीनगर, मगहर, देवीपाटन, चित्रकूट। थोड़ा सा कहानी जान लो। उस समय तक एक बुराई चलती थी, एक मिथ चलता था। जैसे होते हैं ना, बहुत से रूढ़ियाँ चलती हैं, मिथ चलते हैं। जैसे एक मिथ आप लोग जरूर जानते होंगे कि गूलर का फूल जब खिलती है तो वहाँ चुड़ैल आती है, जबकि गूलर का फूल जो है वो खिलता ही नहीं, फल के अंदर ही फूल होता है, इसलिए वो दिखता ही नहीं कभी। तो ऐसे ही मगहर जो है
वहां माना जाता था कि यदि कोई मृत्यु को प्राप्त करे तो नर्क जाएगा, जबकि वाराणसी में अगर मृत्यु को प्राप्त करता है तो वो स्वर्ग जाएगा। तो इसी मिथ को तोड़ने के लिए, इसी धारणा को तोड़ने के लिए संत कबीर जो थे वो अपने अंत समय में मगहर चले गए थे। ठीक, मगहर, इसका सही आंसर क्या है? कबीरदास की समाधि स्थल कहाँ है? ये चूंकि मगहर में मरे थे, मगहर में ही इनकी समाधि है। संत कबीरदास की मृत्यु मगहर में हो गई थी। उस समय मान्यता कि मगहर के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नरक मिलता है, जबकि काशी में होने पर स्वर्ग प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही। एक जीबी किसके बराबर होता है? एक जीबी किसके बराबर होता है? 10 MB, 100 MB, 1000 MB या फिर 1,00,000 MB? ठीक, तो सॉरी 10,000 MB। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 GB, 1.5 GB, 2 GB डाटा आप तो हर दिन खत्म कर रहे हैं। अब तो 5G आ गया अनलिमिटेड, तो ये तो चलता ही रहता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, बावजूद उसको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी, MB, 1000 MB में 1 GB बनता है। ठीक, बाइट, 8 बिट का 1 बाइट बनता है, और 1 किलोवाट बराबर 1 किलोबाइट बराबर मतलब 1 केबी जानते हैं ना? केबी, 1 किलोबाइट, उसे जानते हो ना? केबी की स्पीड से आपका नेट चलता है, फिर एमबी की स्पीड से चलता है, फिर जीबी की स्पीड से चलता है, तो ऐसे ही। तो केबी जो है वो 24,010 बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट मतलब एमबी, यही एमबी जो है, 1 मेगाबाइट 1024 केबी के बराबर होता है, किलोबाइट के बराबर होता है। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 केबी बराबर 1024 बाइट, 1 एमबी बराबर 1024 केबी, और 1 गीगाबाइट जीबी जिसको कहते हैं ना, गीगाबाइट, तो 1 जीबी बराबर कितना होता है? 1000 MB, और 1 टेराबाइट बराबर टेराबाइट टीबी। ठीक, वो होता है 1024 GB के बराबर। ठीक, ये आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का, और ग्रामोफोन का। आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार, नाम जरूर सुना होगा। नोबेल पुरस्कार को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, सबको दिया जाता है ना। ये कहाँ से दिया जाता है, क्या आप लोगों को इतिहास पता है? नहीं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, कुछ को जरूर पता होगा। हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, शायद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट, एक बम होता है, ये विस्फोटक होता है। ठीक, डायनामाइट का खोज किया और पेटेंट करा लिया। डायनामाइट का पेटेंट करा लिया। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि पेटेंट कराने पर पैसा खूब मिलता है, खींच के मिलता है, और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो पूरी दुनिया खरीद रही है, पूरी दुनिया खरीदे जा रही है। तो इसके पास इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि ये सोच ही नहीं पाया कि अब हम इसको करें क्या, इस पैसे को खर्च कहाँ करें। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जब इसका अंत समय आया और इतना भीषण युद्ध हुआ, देखा कि पूरा यूरोप खत्म हो गया, पूरी दुनिया में पुरुष की जनसंख्या ही कम हो गई एक विश्व युद्ध होने के कारण, तो इसने कहा कि शांति जो भी स्थापित करेगा उसको हम पुरस्कार देंगे। तो इसने अपना पैसा इकट्ठा किया, इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि उससे ब्याज आना शुरू हो गया। वही ब्याज जो है सबको नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। उसी ब्याज का पैसा है जो शांति के लिए और खोज के लिए, इन्वेंशन के लिए, विशेष तौर पर शांति के लिए हर वर्ष कुछ व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक, क्या? तो डायनामाइट का खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा, बायोडीजल क्या है? कहने का मतलब जो डीजल होता है ना, डीजल क्या है? ईंधन है, ईंधन। कौन सा ऐसा पौधा है जो ईंधन की तरह कार्य करता है, जिसके रस से, जिसके फ्लूट से जो है आप ईंधन तैयार करते हैं, डीजल नुमा कुछ ईंधन तैयार करते हैं, पेट्रोल जैसा। तो रतन जोत, इसका सही आंसर क्या है? रतन जोत। इसको जेट्रोफा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जेट्रोफा। जेट्रोफा क्या है? एक बायोडीजल पौधा है। तो इनसे जो है डीजल नुमा
चीजें बनाई जाती हैं। याद रखिए, ये मत सोचिएगा कि क्या इसी की खेती करके, नहीं, ये बड़ी सीमित, ये बहुत सीमित मात्रा में निकलता है। हाँ, प्रयोग होता है, लेकिन उसी डीजल में इसको मिला के तब प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? ठीक, चरकुला नृत्य है। 2025 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2000 हमने 23 करा रहा है ना, हम लोग 23 का हल कर रहे हैं। 2025 में भी चरकुला नृत्य आया हुआ है। कल्चर से, उत्तर प्रदेश विशेष से हर वर्ष आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक, 2 से 4 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो चरकुला एक नृत्य है। ये क्या है तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बुंदेलखंड क्षेत्र के मूल निवासी एक जंगली बिल्ली। अवध क्षेत्र के उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। लखनऊ क्षेत्र का पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प। ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। ये एक फोक डांस है। ठीक, फोक डांस, लोक नृत्य, लोकल नृत्य है। ठीक, लोकल एरिया में, छोटे से, कहाँ पे? ब्रज में किया जाता है। ये ब्रज में मनाया जाता है जब त्योहार, तो वहाँ चरकुला नृत्य किया जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के ब्रज, मथुरा क्षेत्र में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में कृष्ण जी और राधा पर आधारित गीतों पर महिलाएं वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हुई तेल के दीपक को अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। ठीक, कहाँ पे होता है? ब्रज वाले क्षेत्र, यूपी में। क्वेश्चन नंबर 42। सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था? किस संगठन को स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान ने? ठीक, सर सैयद अहमद खान जो थे, ये मुस्लिम धर्म के धर्म सुधारक, यदि आप इनको कहना चाहें तो बिल्कुल ये वही थे। जो मुस्लिम धर्म में बुराइयां व्याप्त थीं यहाँ, उन्हीं को सुधारने का इन्होंने प्रयास किया और शिक्षा को प्रसारित करने पर इनका विशेष फोकस था। शिक्षा को प्रसारित करने पर ये बहुत ध्यान देते कि मुस्लिमों में शिक्षा की कमी है, तो वहाँ पे हम शिक्षा को बढ़ावा दें। इसलिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा कार्य किया था। ठीक, उसी में से एक बहुत ही फेमस कार्य है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सबको पता होगा, तो उन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? कौन सा संगठन? जैसे आप जानते हैं ना, अलग अलग तरीके के संगठन स्थापित हुए, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, जैसे आर्य समाज हो गया। ठीक, ऐसे ही अलग अलग तरीके के संगठन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, INA, किसने स्थापित किया था बताइए तो कमेंट बॉक्स में। ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, तो हाँ, यही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान ने। ध्यान में रखिएगा इसको। अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये भी आप देखिएगा किसने स्थापित किया था। शिक्षा के विकास के लिए सर सैयद अहमद खान ने अनेक संस्थाएं खोली, जिसमें से 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना प्रमुख है। यह संस्था 1920 ईस्वी से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले इन्होंने स्थापित तो किया था एक ओरिएंटल कॉलेज, एक कॉलेज ही स्थापित किया था, लेकिन बाद में यही कॉलेज बढ़कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हुआ 1920 ईस्वी में। ठीक, सर सैयद अहमद खान 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। ठीक, ये आपका सही आंसर नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 43। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये तब भी था, ये आज भी है। ठीक, सबको पता है क्या है। ये तब भी था, ये आज भी है, सबसे ज़्यादा आबादी को धारण करने वाला। ये और ऐसा नहीं है, ये पूरा प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। उसके पीछे इसकी ज्योग्राफी है, उपजाऊ भूमि। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर, दूसरे पे बिहार है, ध्यान में रखिएगा, दूसरे पे बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रमुख 4 राज्य, इसमें तो महाराष्ट्र दिया है, शायद हो सकता है मुझसे ही गलती हुई हो, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो इनके अनुसार उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, बिहार तीसरे पे, पश्चिम बंगाल चौथे पे। वैसे मुझे डाउट है,
मुझे जहां तक पता है बिहार दूसरे पे है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान को प्रतिष्ठित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिष्ठित करता है? ये होना चाहिए प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा, बहुत ही छोटा सा है, बस भाषा को इन्होंने थोड़ा सा घुमाया हुआ है और मुझे लगता है कि आप सब कंफ्यूज नहीं होंगे। इनके पूछने का जो एकमात्र तरीका है, एकमात्र जो इनका क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका उल्लेख भारत के किस संविधान के किस भाग में किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है या न्यायपालिका का वर्णन किया गया है या भारत की न्यायपालिका का? क्योंकि राज्य की न्यायपालिका तो अलग होती है, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला कोर्ट, तहसील कोर्ट, ठीक, पंचायत कोर्टें भी होती हैं। तो ये तो राज्य की न्यायालय, लेकिन भारत का न्यायालय कौन सा है? भारत का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो वही पूछ रहे हैं कि भारत का जो न्यायालय है, संघीय न्यायालय है, वह किस भाग में लोकेटेड है? तो भाग 3 क्या है? भाग 3 मूल अधिकार है। भाग 2 क्या है? नागरिकता, यहां से कोई लेना देना नहीं। भाग 20 क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। ठीक, और भाग 5 यही इसका सही आंसर है। भाग 5 क्या है? भाग 5 है संघ। भाग 1 क्या है? राज्य एवं उसका क्षेत्र। भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 डीपीएसपी। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। ठीक, भाग 4 का शिक्षा से है शायद। और भाग 5 संघ, यहीं पे संसद आता है, यहीं पे न्यायपालिका आती है। भाग 6 क्या है? भाग 6 राज्यों का उल्लेख करता है। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 5 सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका को प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था, कौन सा ऐसा मीनार है या इमारत है जिसे कुतुबुद्दीन ने शुरू किया था लेकिन समाप्त किसने किया? इल्तुतमिश ने, क्योंकि वो बीच में ही मर गया था। चार मीनार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी कुतुब मीनार। तो इसका सही आंसर क्या है? कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की हुई थी, लेकिन जब ये अपने निर्माणाधीन ही था, जब ये अभी चल ही रहा था, प्रोसेस में ही था, तभी इल्तुतमिश जो है वो गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो चुकी थी। तो इल्तुतमिश जो था ये इस मीनार के अंतिम भाग को बनवाया था, कवर कराया था। ठीक, तो अंतिम स्वरूप किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, बल्कि इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था एवं इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया। कुतुब मीनार लाल और सैंड स्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक, ये आप सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ है? सबको ये पता ही है। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय जो है कहाँ है? वाराणसी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। वही ना जो नकल करके आप लोग पास होते हो संस्कृत पाठशाला से पढ़कर, तो उसका यही होता है, यही इसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध होता है वो। ठीक, कहाँ से है वो? वाराणसी में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 जून, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 जनवरी, ऑप्शन डी 5 सितंबर।
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1946-47 ईस्वी में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये किसके थ्रू मनाया जाता है? ये संयुक्त राष्ट्र जो हमारा है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसी की ही एक कार्यात्मक समिति है। उसी वही जो बैठी थी, उसी की बैठक हुई थी 1946, वही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही दुनिया को होश आया था कि यार नहीं, युद्ध में कुछ नहीं रखा है। तो अब बहुत अच्छे इन्होंने नियम कानून बनाए। हालांकि आज तुम देख ही रहे हो उसका कितना ही पालन हो रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? याद ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, हर वर्ष इकाई से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मात्रक या सदिश राशि, अदिश राशि, हाँ ठीक, इकाई से क्वेश्चन आते ही आते हैं फिजिक्स के। ये आप पढ़ के जाइएगा जनाब, क्योंकि आपका 1 नंबर ये लग रहा तो 2 नंबर आना ही आना है। 1 नंबर तो फिक्स ही है, आना है आपको। एक ही स्लाइड में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट की कोई वीडियो पड़ी होगी, आप देख लेंगे तो आपका 1 नंबर बड़े आराम से कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो जाएगा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का एम्पियर किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत आवेश का, तो प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत धारा का, हाँ बिल्कुल विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि आप देखकर जाएंगे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार पर बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बने? आप लोगों ने कभी आईना देखा है? आईने में अपने चेहरा देखा होगा, कभी न कभी तो देखा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है शायद। वो समतल दर्पण होता है। आईना जो होता है वो समतल दर्पण होता है। बावजूद उसके जब आप नजदीक से देखेंगे तो आपको बड़ा चित्र दिखाई देगा, और दूर से देखेंगे तो आप ही उसमें छोटे से नजर आएंगे। या आप अपने पास कोई आईना रखे, शीशा रखे, दूर खड़े किसी व्यक्ति को उस आईने में देख रहे हैं तो वो आपको छोटा सा दिख रहा है, लेकिन नजदीक से देखने पर वो बड़ा दिख रहा है। यही प्रोसेस होता है अवतल दर्पण में भी। अवतल दर्पण में आप नजदीक से या दूर से दिखते हैं, ये अलग अलग आकृतियां बनती हैं। जो प्रतिबिंब बनता है, जो छाया बनती है, वही प्रतिबिंब है। तो ये पूछ रहे हैं कि वो जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु को कहां पर रखा जाए जिससे वस्तु समान आकृति पर दिखे, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखे। तो फोकस और पी ध्रुव के बीच में, वक्रता और फोकस एफ के बीच में, या वक्रता के केंद्र पर। ठीक, या वक्रता के केंद्र पर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वक्रता के केंद्र पर। जब अवतल दर्पण है, जब वस्तु जो है वहां फोकस पर ना रखकर केंद्र पर रखा जाता है, तो वस्तु उतनी बड़ी दिखाई देती है जितनी बड़ी वह वस्तु है। केंद्र मतलब सी और फोकस मतलब एफ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन 2023 में आए हुए जीएस सेक्शन का, एंट्रेंस एग्जाम में जो जीएस सेक्शन आया था उसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक, और आगे चलने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। छोटी सी जानकारी, लास्ट है, बस 1 मिनट का आपका टाइम लूंगा। या आपको पता होगा कि 2026 में जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका फॉर्म आ चुका है। आपको वो फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको बीएड करना है, आपको बीएड से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या आप हमारे थ्रू बीएड करना चाहते हैं, जैसे आपके पास टाइम ना हो, आप कॉलेज सेलेक्ट ना कर पा रहे हैं, आपके पास क्लास लेने का टाइम ना हो, या ऐसी कुछ भी चीजें, ठीक, आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए, स्कॉलरशिप बेस पे आपको करना है, पैसे की कोई प्रॉब्लम है, जैसा भी हो, कुछ भी बीएड करने के दौरान आपको जो समस्याएं आती हैं या मन में जो भी डाउट है वह अगर क्लियर करना है तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। ठीक,
अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, आपको लगता है कि क्या ये सही भी है या नहीं, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू रोड, आलोपी बाग चुंगी चौराहा, आलोपी बाग प्रयागराज में हमारा ऑफिस है। आप इस एड्रेस पर आकर हमारे ऑफिस में विजिट करके अपने मन की शंका को दूर करके देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो भी जानकारी बीएड के संबंधित चाहिए यहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक, बस इतना ही आपको बताना था। इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप हमारे साथ बीएड करते हैं, हमारे थ्रू करते हैं, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, जरूर आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, यूट्यूब पर हम फ्री क्लासें भी कराते हैं। जो सिलेबस होता है, जो बीएड के दौरान सिलेबस चलता है, उसका हम सिलेबस भी कवर कराते हैं। ठीक, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। प्रांतीय विधानसभाओं में चुनावी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किया था? कुल मिला के इतना बड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है। क्वेश्चन पूछने का जो एकमात्र उद्देश्य है वो जानना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ था, किस अधिवेशन में, किस स्थान के अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, या फिर दे सकता है कि किस ईयर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, आपको यह जानकारी होगी। तो ये कब हुआ था? 1916 में। ऑप्शन नंबर बी, 1916। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। हुआ क्या था कि कांग्रेस, ये जो मुस्लिम लीग थी, ये पहले कांग्रेस का ही पार्ट थी थोड़े दिन के लिए। बाद में जब जिन्ना पाकिस्तान की मांग को बहुत तीव्र गति प्रदान कर दिया, तो यह, और कांग्रेस इसके मांग को स्वीकार नहीं कर रही थी, या मुस्लिमों के सांप्रदायिक चुनाव की बात करने लगा, तो कांग्रेस इसका भी विरोध करने लगी। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई। तो बाद में देखा कि राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन होते थे, तो उसमें बड़ी कमजोरी आती है, उससे अंग्रेजों को बड़ा फायदा मिला, और भारतीयों का नुकसान हो रहा था। तो लखनऊ समझौता हुआ। इसमें यह हुआ कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे, जबकि अपनी अपनी मांगों को अपने अपने तरीके से लड़ेंगे, लेकिन रहेंगे साथ ही। ठीक, तो सही आंसर क्या है? लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में प्रांतीय विधानसभा में चुनावी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच कांग्रेस लीग, ये क्या लिख देते हैं ये लोग, के समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक, कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक और लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना इस समझौते का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक, जानकारी थी एडिशनल, मैं आपको दे दी, मायने नहीं रखता। तो इस तरीके से हम आज 2023 का भी पीवाईक्यू जीएस सेक्शन खत्म कर दिए हैं आपके लिए। आप देख रहे हैं, ये अगर हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं कि ये हिंदी भाषा खंड बा, अब 50 से लेकर 100 तक हिंदी भाषा का क्वेश्चन आता है। हम आपको जल्द ही हिंदी भाषा का भी पीवाईक्यू हल करा के देंगे। ठीक, आपका ये सेक्शन भी कवर किया जाएगा पूरी तरीके से। तो खंड आ जो होता है वो आता है किसके लिए? खंड आ आता है सभी के लिए। जो प्रश्न पत्र प्रथम है उसमें जीएस सेक्शन भी आता है, उसमें भाषा भी आती है। ठीक, तो भाषा और जीएस सेक्शन सबके लिए अनिवार्य है, चाहे आप कला वर्ग से हैं, चाहे आप वाणिज्य वर्ग से हैं, चाहे आप साइंस वर्ग से हैं, या आप किसी भी वर्ग से हो, म्यूजिक से हो, चाहे जो उससे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये दोनों पेपर देने ही होते हैं। 100 नंबर आपका यहीं से बनेगा, रैंकिंग यहीं से आपकी आएगी। तो हिंदी का तो सिलेबस भी बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है, नंबर पूरे मिलते हैं इसके 50। ठीक, तो हम जल्द ही आपको हिंदी भी उपलब्ध कराएंगे पीवाईक्यूज के माध्यम से, और हो सकता है तो छोटी छोटी क्लासें भी उसी के दौरान दे दें, क्योंकि बहुत छोटा सा इसका सिलेबस है। तो
इसके लिए बस चाहिए इतना कि आप हमारा सपोर्ट करें और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो अब कल से हम 2022 के क्वेश्चन को हल कराएंगे, क्योंकि यहाँ होता है कंप्लीट आपका 2023 का PYQ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, या कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है, नहीं समझ में आया तो बताइए, हम उसको शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करेंगे जहां से आपको क्लियर होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।